नमस्कार, मैं मूर्ति कुमारी, प्राध्यापिका अर्थशास्त्र, शिक्षा विभाग हरियाणा। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में वेलकम करती हूँ। आज के हमारे इस व्याख्यान का मुख्य विषय रहेगा शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ ए फर्म, शटडाउन पॉइंट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड ब्रेक इवन पॉइंट, अर्थात अल्पकालीन व दीर्घकालीन पूर्ति वक्र, उत्पादन बंद बिंदु, सामान्य लाभ और सम विच्छेद बिंदु या लाभ अलाभ बिंदु से क्या अभिप्राय है। सबसे पहले हम लेंगे समय अवधि और पूर्ति का व्यवहार। प्यारे बच्चों, विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने समय अवधि को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है: अति अल्पकाल, अल्पकाल और दीर्घकाल। सबसे पहले अति अल्पकाल कौन सा काल होता है? अति अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादन की मात्रा को बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। पूर्ति को केवल उसके वर्तमान स्टॉक तक ही बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जो नाशवान वस्तुएं हैं, पेरिशेबल गुड्स हैं, उनकी पूर्ति बिल्कुल शिथिर होती है। इसको मैं डायग्राम की सहायता से दिखाती हूँ। देखो बच्चों, यहां पर हम लेंगे प्राइस और यहां लेंगे सप्लाई। ये वाई एक्सिस है, यहां हमने प्राइस लिया है और यहां पर सप्लाई पूर्ति, और ये है कीमत, और ये है पेरिशेबल गुड का सप्लाई कर्व एस। इसका मतलब है कीमत कुछ भी हो जाए, पूर्ति बिल्कुल शिथिर रहेगी। P1 और P2 पूर्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल शिथिर रहेगी। और ये जो पूर्ति वक्र है, ये पेरिशेबल गुड्स का है, नाशवान वस्तुओं का है, जिन्हें आगे हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो ये है अति अल्पकाल में पूर्ति वक्र। एक सप्लाई, एक जो फर्म है, उसका पूर्ति वक्र अति अल्पकाल में। अब हम बात करेंगे अल्पकाल की। अल्पकाल से क्या अभिप्राय है? अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसमें केवल परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन किया जा सकता है, और जो शिथिर साधन है जैसे मशीनरी और प्लांट, उनमें बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो केवल परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके पूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। अल्पकाल में पूर्ति वक्र जो है वो स्टीपर होता है। स्टीपर होता है यानी कि खड़ी ढाल वाला होता है। इसको भी हम डायग्राम की सहायता से, ये जो पूर्ति वक्र है अल्पकाल में, इसको भी डायग्राम की सहायता से दिखाएंगे। यहां पर आप देखेंगे, ये है सप्लाई और यहां लिखेंगे हम प्राइस, और ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, और ये है पूर्ति वक्र यानी कि सप्लाई कर्व। ये अल्पकाल में है, ये बिल्कुल खड़ी रेखा नहीं है, बल्कि कम ढाल वाला है, स्टीपर है। तो ये हमने देखा अल्पकाल में पूर्ति वक्र। ये है अति अल्पकाल में, और ये है अल्पकाल में। तो ये दोनों हमारे क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करेंगे दीर्घकाल की। दीर्घकाल समय की वह अवधि है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, चाहे वो शिथिर साधन हो, चाहे वो परिवर्तनशील साधन हो, अर्थात पूर्ति को मांग के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। दीर्घकाल में जिस प्रकार से मांग बढ़ती है, उस प्रकार से पूर्ति को भी बढ़ाया जा सकता है। और दीर्घकाल में जो फर्म का जो पूर्ति वक्र होता है वो ज्यादा चपटा होता है। जैसे इसमें ये स्टीपर है, ये खड़ी ढाल वाला है, लेकिन दीर्घकाल में जो पूर्ति वक्र है वो इस प्रकार से होता है। यहाँ पर आपको दिखाएंगे।
दीर्घकाल का पूर्ति वक्र आप देखेंगे एक्स ओ वाई, यहां पर हम लेंगे प्राइस और यहां लेंगे सप्लाई। और दीर्घकाल का जो पूर्ति कर्व है वो इस प्रकार से होगा। देखो अल्पकाल का जो सप्लाई कर्व है वो स्टीपर है देन लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। ये खड़ी ढाल वाला है जबकि ये चपटा है। तो ये क्योंकि इसमें जिस प्रकार से प्राइस बढ़ेगा तो इसमें पूर्ति में परिवर्तन किया जा सकता है। बिल्कुल, तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि अल्पकालीन पूर्ति वक्र और दीर्घकालीन पूर्ति वक्र किस प्रकार का होता है। तो ये था समय अवधि और पूर्ति का व्यवहार। अब हम करेंगे शट डाउन पॉइंट या उत्पादन बंद बिंदु क्या है। शट डाउन पॉइंट या उत्पादन बंद बिंदु। उत्पादन बंद बिंदु उत्पादन बंद करने का वह बिंदु है जहां पर कीमत औसत परिवर्तनशील लागत के बराबर होती है, अर्थात P = ABC। डियर स्टूडेंट्स, उत्पादन बंद बिंदु का संबंध उत्पादक के संतुलन से है और कोई भी उत्पादक वहां पर संतुलन की स्थिति में होता है जहां पर उसके लाभ अधिकतम होंगे। लेकिन अल्पकाल में संतुलन की जो शर्तें हैं पहले हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे और लाभ की भी विभिन्न स्थितियां हो सकती हैं। सबसे पहले हम लेते हैं संतुलन की शर्तें। एक फर्म के संतुलन की शर्तें कौन सी हैं? सबसे पहली जो शर्त है संतुलन की वो इस प्रकार से है, MC = MR, अर्थात सीमांत लागत सीमांत आगम के बराबर हो। दूसरी जो शर्त है वो इस प्रकार से है, MC cuts MR from below, अर्थात MC MR को नीचे से काटे। इसका मतलब ये भी है MC is rising या MC has positive slope। MC का जो स्लोप है वो पॉजिटिव हो। इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं। दोनों शर्तें जो उत्पादक के संतुलन की जो शर्तें हैं, दोनों शर्तें यहां पर आप देखेंगे। ये OX एक्सिस है, यहां पर हम आउटपुट लेंगे और यहां पर हम लेंगे रेवेन्यू एंड कॉस्ट, और ये Y एक्सिस है। यहां पर आप देख रहे हैं कि जैसे ये देखिएगा, ये AR = MR। यहां हम पूर्ण प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं और पूर्ण प्रतियोगिता में AR = MR। अब हम बात करेंगे कि पहली शर्त की MC = MR। ये देखो बच्चों, ये MC कर्व है और ये जो पहली कंडीशन यहां पर पूरी हो रही है E बिंदु पर, ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है। MC = MR फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है, इसको हम आवश्यक शर्त भी कहेंगे। उत्पादक के संतुलन की आवश्यक शर्त, ये आवश्यक शर्त है। और ये जो कंडीशन है फर्स्ट ऑर्डर, ये यहाँ भी पूरी हो रही है। देखो यहाँ भी हो रही है और यहाँ भी हो रही है। ये दोनों जगह पर पहली कंडीशन पूरी हो रही है जो आवश्यक शर्त है। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है ये सेकंड ऑर्डर कंडीशन है। सेकंड ऑर्डर कंडीशन, इसको हम पर्याप्त शर्त भी कहेंगे। पर्याप्त, ये पर्याप्त है और वो आवश्यक है। तो देखो बच्चों, पहली कंडीशन थी MC = MR, ये यहां पर भी है MC और ये MR है,
तो यहाँ ई बिंदु पर पहली शर्त पूरी हो रही है, यहाँ भी हो रही है। अब उत्पादक कहाँ पर उत्पादन करेगा ये पता नहीं चल रहा। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं, MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। जो MC है वो MR को नीचे से काटे, देखो यहाँ से काटती जा रही है जबकि यहाँ ऊपर से काट रही है। तो दूसरी कंडीशन यहाँ पूरी नहीं हो रही है बल्कि यहाँ पर पूरी हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। तो ये हमने देखा कि उत्पादक के संतुलन की शर्तें, और जो उत्पादक यहाँ पर संतुलन की अवस्था में कहाँ पर होगा, जहाँ पर ये दोनों अवस्थाएं पूरी होंगी तो उत्पादक OX वस्तु का यानी कि OX मात्रा का उत्पादन करेगा। अब हम आ जाते हैं कि उत्पादक का जो संतुलन है तो उसमें लाभ की 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। अल्पकाल में लाभ की 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। वो कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? तो सबसे पहली अवस्था है असामान्य लाभ, असामान्य लाभ। और दूसरी अवस्था है सामान्य लाभ। और तीसरी अवस्था है न्यूनतम हानि। तो डियर स्टूडेंट्स, हम तीसरी अवस्था की बात करेंगे कि जब अल्पकाल में उत्पादक न्यूनतम हानि को भी सहन कर सकता है, यानी कि उठानी पड़ सकती है। न्यूनतम हानि भी उत्पादक को उठानी पड़ सकती है। तो किस प्रकार से वो हानि उठाएगा, इसको हम डायग्राम के माध्यम से दिखाएंगे। तो देखो बच्चों, यहां पर आप देखेंगे, इधर हमने रेवेन्यू और कॉस्ट लिया है या प्राइस भी लेंगे यहां पर, और इधर हम लेंगे आउटपुट। तो ये देखिएगा कि सबसे पहले यहां पर हम P लेते हैं, ये कीमत है, और ये AR इक्वल टू MR। ये पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति के सिद्धांत के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए पूर्ण प्रतियोगिता में हमने AR इक्वल टू MR किया है। तो बच्चों, ये है औसत लागत AC, एवरेज कॉस्ट, और ये कीमत है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि लागत ज़्यादा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं लागत ज़्यादा है और कीमत कम है। इसका मतलब उत्पादक को हानि हो रही है, न्यूनतम हानि भी उसे उठानी पड़ सकती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये है P कीमत और यहाँ पर है P1 कीमत, और ये भी है AR इक्वल टू MR। अब हमने यहाँ पर देखनी दोनों शर्तें, क्योंकि उत्पादक के जो संतुलन की दोनों शर्तें जहाँ पूरी होती है उसी प्रकार से हम डायग्राम बनाएंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और बच्चों यहाँ से सीमांत लागत यानी कि MC कर्व, ये MC कर्व है, ये राइजिंग है। तो आपने देखा कि यहाँ पर ये कीमत है, कोई भी फर्म इस P कीमत पर उत्पादन कर रही है, और संतुलन की पहली शर्त यहाँ पर है कि MR और MC बराबर हैं, और हम इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो ये जो बॉक्स है ये न्यूनतम हानि है, इतनी हानि उत्पादक उठाएगा। ये E बिंदु है, ये A है और ये B है। E, A, B, P के बराबर उत्पादक हानि उठा रहा है और इस कीमत पर ये सामान बेच रहा है। अगर कीमत कम हो जाती है, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ परिवर्तनशील लागत और कुछ स्थिर लागत को उत्पादक प्राप्त कर रहा है, लेकिन कीमत कम होकर के अगर P1 हो जाती है तो उत्पादक केवल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त कर रहा है। यहाँ पर स्थिर लागत का घाटा उसे उठाना पड़ रहा है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, देखो बच्चों, उत्पादक
जब तक उत्पादन करता रहेगा जब तक उसको परिवर्तनशील लागत, औसत परिवर्तनशील लागत मिलती रहेगी और या उससे ज़्यादा कुछ स्थिर लागत भी मिलती रहेगी। लेकिन अगर उसे औसत परिवर्तनशील लागत भी नहीं मिलेगी तो वो उत्पादन बंद करना पसंद करेगा। तो ये देखिएगा बच्चों कि यहाँ पर उत्पादक X1 मात्रा का उत्पादन करा, O से X1 मात्रा का उत्पादन यहाँ पर कर रहा है जहाँ पर E बिंदु पर संतुलन में है। लेकिन जब कीमत कम होकर के P से P1 हो जाती है और उत्पादक को केवल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ही प्राप्त होती है तो वो यहाँ पर R बिंदु पर संतुलन की अवस्था में होगा और उत्पादक X1 यहाँ पर हम इसको दोबारा से लिखते हैं आउटपुट। देखिए पहले उत्पादक X1 उत्पादन कर रहा था लेकिन अब घटा करके X2 उत्पादन करेगा क्योंकि संतुलन अब वो यहाँ पर है। अब यही उत्पादन बंद बिंदु है, उत्पादन बंद बिंदु, शट डाउन पॉइंट। इसका क्या मतलब है? देखो शट डाउन पॉइंट वह बिंदु है, वह पॉइंट है जहां पर उत्पादक चाहे उत्पादन बंद करे और चाहे उत्पादन करे उसे स्थिर लागतों की बराबर हानि उठानी पड़ेगी। लेकिन अगर इस बिंदु के बाद कीमत और कम हो जाती है तो उत्पादक बिल्कुल भी उत्पादन नहीं करेगा और इसीलिए इसको शट डाउन पॉइंट या उत्पादन बंद बिंदु कहा जाता है। यहाँ तक तो वो उत्पादन करेगा जब तक उसको प्राइस इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि कोई भी उत्पादक अपनी परिवर्तनशील लागतें प्राप्त करना चाहेगा। यानी कि देखिएगा ये कैसे बना कि TR इक्वल टू TVC, टोटल रेवेन्यू, कुल आगम, कुल परिवर्तनशील लागत उत्पादक लेना चाहेगा या प्राप्त करना चाहेगा। अगर हम TR को Q से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर AR आ जाएगा और TVC को भी Q से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर AVC आ जाएगा। अर्थात उत्पादन बंद बिंदु वहाँ पर होता है जहाँ पर P इक्वल टू AVC या AR इक्वल टू AVC या TR इक्वल टू TVC। ये उत्पादन बिंदु की शर्त है, यानी कि AR इक्वल टू AVC होगी और इसके बाद उत्पादन बंद करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डायग्राम और ये उत्पादन बंद बिंदु अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अब हम बात करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट की और ब्रेक इवन पॉइंट की। नॉर्मल प्रॉफिट अर्थात सामान्य लाभ। नॉर्मल प्रॉफिट या सामान्य लाभ से क्या अभिप्राय है? सामान्य लाभ या नॉर्मल प्रॉफिट एक फर्म को तब प्राप्त होते हैं जब AC इक्वल टू AR, AR का अर्थ है P, कीमत, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में AR इक्वल टू MR इक्वल टू P। तो बच्चों सामान्य लाभ या नॉर्मल प्रॉफिट, देखो अभी हमने उत्पादन बंद बिंदु के बारे में बताया तो उसमें यह बताया था कि एक फर्म का जो अल्पकालीन संतुलन है तो उस समय लाभ की 3 अवस्थाएं हो सकती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? असामान्य लाभ, असामान्य लाभ यानी कि एबनॉर्मल प्रॉफिट, और सामान्य लाभ तथा न्यूनतम हानि। यहां पर हम इस दूसरी अवस्था की बात कर रहे हैं, सामान्य लाभ की। सामान्य लाभ कब प्राप्त होता है? जब AC इक्वल टू AR। इसको हम डायग्राम के माध्यम से दिखाएंगे। तो यहां पर आप देखेंगे ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है। तो बच्चों यहां पर हम आउटपुट लेंगे और यहां पर लेंगे रेवेन्यू एंड कॉस्ट। तो यहां पर आप देखेंगे
पूर्ण प्रतियोगिता में ये AR इक्वल टू MR और ये है एवरेज कॉस्ट। देखो यहां पर हमारी जो शर्त है सामान्य लाभ की ये थी कि AC इक्वल टू AR, ये AR है और ये AC है। तो ये जो बिंदु है E बिंदु, यहाँ पर फर्म को सामान्य लाभ मिलेंगे, क्योंकि जो उत्पादन के संतुलन की जो शर्त है उसमें क्या है कि MC इक्वल टू MR। अगर हम यहाँ से MC लेते हैं इस प्रकार से, ये MC है तो ये MR के बराबर है और AC जो है वो AR के बराबर है। यहाँ पर फर्म को क्या मिल रहे हैं? सामान्य लाभ अर्थात नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ हम लिखेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये देखा हमने कि नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम बात करेंगे दीर्घकालीन संतुलन की, एक फर्म के दीर्घकालीन संतुलन की। देखो बच्चों, अल्पकाल में फर्म को 3 प्रकार की स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। कौन सी? असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और न्यूनतम हानि। लेकिन दीर्घकाल में फर्म हमेशा सामान्य लाभ प्राप्त करेगी। वो किस प्रकार से, इसको भी हम अच्छे से क्लियर करेंगे डायग्राम के माध्यम से। तो यहाँ पर आप देखेंगे अब हम दीर्घकालीन अवस्था की बात करेंगे। दीर्घकाल में कोई भी फर्म है वो सामान्य लाभ प्राप्त करेगी। जैसा कि यहाँ पर हम देखेंगे AR इक्वल टू MR और यहाँ है आउटपुट और यहाँ है रेवेन्यू एंड कॉस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और यहाँ पर प्राप्त होगी मार्जिनल कॉस्ट LMC, ये लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट है। और ये जो कॉस्ट है, जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट है एंड शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट है, उससे ज़्यादा चपटी होगी। तो यहाँ पर है हमारी SAC और यहाँ पर है HMC। ये यहाँ पर फर्म को संतुलन में होगी फर्म, यानी कि फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होंगे। तो ये इस प्रकार से इसका डायग्राम होगा और दीर्घकाल जो संतुलन है दीर्घकालीन, उसमें फर्म को हमेशा सामान्य लाभ प्राप्त होंगे। क्यों प्राप्त होंगे, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, कोई भी फर्म है, बहुत सारी फर्में हैं और अगर मान लीजिए फर्मों को असामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं, अगर फर्म को प्राप्त हो रहे असामान्य लाभ, तो क्या होगा? असामान्य लाभ को देख करके जो पुरानी फर्म है वो ज़्यादा उत्पादन करेंगी, जिससे पूर्ति बढ़ जाएगी और नई फर्म मार्केट में प्रवेश कर जाएंगी। यानी कि नए उत्पादक मार्केट में आएंगे कि भाई इस प्रोडक्ट में तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है और सभी फर्में असामान्य लाभ प्राप्त कर रही हैं, तो क्यों नहीं हम भी यही उत्पादन करें इसी प्रोडक्ट का और ज़्यादा लाभ प्राप्त करें। तो नई फर्में मार्केट में प्रवेश कर जाएंगी, जिससे क्या होगी कि पूर्ति बढ़ जाएगी उस प्रोडक्ट की, और पूर्ति के बढ़ने से कीमत कम हो जाएगी और फर्में क्या करेंगी? फिर लास्ट में सामान्य लाभ प्राप्त करेंगी, असामान्य लाभ खत्म हो जाएंगे। पहली सिचुएशन ये है कि अगर असामान्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं तो नई फर्में आ जाएंगी, पुरानी फर्में ज़्यादा उत्पादन करेंगी, जिससे पूर्ति ज़्यादा हो जाएगी और कीमत कम हो जाएगी और फिर से फर्म सामान्य लाभ प्राप्त करेगी। दूसरी सिचुएशन क्या होगी कि अगर फर्म हानि उठा रही हैं, न्यूनतम हानि उठा रही हैं, अगर फर्म को हानि मिल रही है, बहुत सारी जो फर्में हैं मार्केट के अंदर वो हानि उठा रही हैं, तो फर्म क्या करेंगी कि मार्केट से बाहर हो जाएंगी, यानी कि उद्योग को छोड़कर चली जाएंगी। और जो पुरानी फर्में हैं वो उत्पादन कम कर देंगी, जिससे क्या होगी? पूर्ति कम हो जाएगी और कीमत बढ़ जाएगी और फिर फर्में क्या करेंगी? सामान्य लाभ प्राप्त करेंगी। तो ये है दीर्घकाल में फर्म किस प्रकार से सामान्य लाभ प्राप्त करेंगे, यानी कि दीर्घकालीन अवस्था के अंदर फर्म हमेशा सामान्य लाभ प्राप्त करेगी। ये हमारा क्लियर हो गया। और अल्पकाल में
किस प्रकार से सामान्य लाभ प्राप्त करेगी, जहां पर AC इज इक्वल टू AR। तो ये दोनों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट या सम विच्छेद बिंदु या लाभ अलाभ बिंदु से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में अभी हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। ब्रेक इवन पॉइंट या सम विच्छेद बिंदु कहाँ पर होता है बच्चों? सम विच्छेद बिंदु का दूसरा नाम है लाभ अलाभ बिंदु। ये वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी फर्म का AR इज इक्वल टू AC और TR इज इक्वल टू TC। इसे हम एक डायग्राम के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने लिया है ये X एक्सिस है और ये Y एक्सिस है, और X एक्सिस पर हमने लिया है आउटपुट और इधर हमने लिया है रेवेन्यू एंड कोस्ट। रेवेन्यू एंड कोस्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये AR इक्वल टू MR, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में पूर्ति के सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं। तो ये देखिएगा बच्चों कि ये है AC कारो, एवरेज कोस्ट। हमने देखा था समविच्छेद बिंदु वहाँ पर होता है जहाँ पर AR इक्वल टू AC। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये AC है और ये AR है। अब हम देखेंगे संतुलन की शर्तें, और ये है MC कारो। देखो MC इक्वल टू MR और MC कट्स MR फ्रॉम बिलो। तो यहाँ पर ये देखा, यहाँ पर फर्म को केवल सामान्य लाभ प्राप्त हो रहे हैं और यही ब्रेक इवन पॉइंट है। इसी को हम क्या कहेंगे? ब्रेक इवन पॉइंट, BREAK, ब्रेक इवन पॉइंट। तो बच्चों ये क्लियर हो गया है कि ब्रेक इवन पॉइंट जहाँ पर फर्म को नो लॉस नो प्रॉफिट प्राप्त होता है वही ब्रेक इवन पॉइंट है जहाँ पर फर्म को सामान्य लाभ प्राप्त होते हैं। तो ये क्लियर हो गया। ये था हमारा सीमांत आगम और सीमांत लागत विधि के द्वारा हमने ब्रेक इवन पॉइंट दिखाया। अब हम ब्रेक इवन पॉइंट को या समविच्छेद बिंदु को कुल आगम और कुल लागत विधि के द्वारा दिखाएंगे कि उसमें किस प्रकार से कुल आगम और कुल लागत विधि का डायग्राम बना करके हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से ब्रेक इवन पॉइंट कहाँ पर होता है। तो देखो बच्चों, ये हम एक और डायग्राम बनाएंगे कुल आगम और कुल लागत विधि के द्वारा। देखो बच्चों, यहाँ पर 45 डिग्री पर हम लेंगे TR और यहाँ पर हम लेंगे कोस्ट, टोटल कोस्ट TC। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर TR इक्वल टू TC और यहाँ भी TR इक्वल टू TC। तो ये क्या है बच्चों? देखो यहाँ पर ये देखिएगा, और ये जहाँ पर कुल आगम कुल लागत के बराबर है जैसा कि हमने यहाँ देखा, तो इसको बोलेंगे हम ब्रेक इवन पॉइंट, सम विच्छेद बिंदु, ब्रेक इवन पॉइंट। यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट है जो E बिंदु पर है। तो देखो यहाँ पर ये कुल आगम और कुल लागत विधि के द्वारा फर्म के संतुलन की हम बात कर रहे हैं। फर्म का संतुलन कहाँ पर होता है? जहाँ पर फर्म को अधिकतम लाभ प्राप्त होंगे। तो ये देखिएगा जहाँ पर TR और TC का डिफरेंस मैक्सिमम होगा। देखो बच्चों, यहाँ पर TR और TC का डिफरेंस मैक्सिमम है और ये है टोटल प्रॉफिट कर्व, TPC, टोटल प्रॉफिट कर्व, यानी कि कुल लाभ वक्र। और यहाँ पर फर्म संतुलन की अवस्था में होगी और ये जो M1 जो बिंदु है, इतना अगर फर्म O से M1 तक उत्पादन करती है तो फर्म को हानि होती है। लेकिन इस पॉइंट पर E बिंदु पर नो लॉस नो प्रॉफिट है। ये ब्रेक इवन पॉइंट है, लाभ अलाभ बिंदु है, समविच्छेद बिंदु है। अब बिंदु तो ये भी है लाभ अलाभ बिंदु, लेकिन फर्म वहाँ तक उत्पादन नहीं करेगी क्योंकि फर्म M तक उत्पादन करना पसंद करेगी जहाँ पर इसके लाभ अधिकतम हैं। इसके बाद लाभ घटना शुरू कर देते हैं और यहाँ तो बिल्कुल ही जीरो हो जाते हैं। तो ये जो बिंदु है ये ब्रेक इवन पॉइंट है। और यहाँ हमने रेवेन्यू लिया था पहले की तरह और कोस्ट, रेवेन्यू ओब्लिक कोस्ट। तो ये Y एक्सिस है। तो ये डायग्राम भी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया है बच्चों। तो आपको मैं उम्मीद करूँगी कि ये रेवेन्यू यानी कि
टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के माध्यम से जो हमने बताया, और एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट के माध्यम से जो हमने बताया, ये दोनों ही डायग्राम के माध्यम से आपको ब्रेक इवन पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और अब हम करेंगे MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और जो इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न है, सम विच्छेद बिंदु ब्रेक इवन पॉइंट क्या दर्शाता है? ए ऑप्शन असामान्य लाभ, बी ऑप्शन असामान्य हानि, सी ऑप्शन अधिकतम लाभ, और डी ऑप्शन है नए लाभ नए हानि। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है नए लाभ नए हानि, अर्थात नो लॉस नो प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन बंद बिंदु या शट डाउन पॉइंट कहाँ पर होता है? ए ऑप्शन P इक्वल टू AVC, बी ऑप्शन P इक्वल टू TC, सी ऑप्शन P इक्वल टू AC, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है A, P इक्वल टू AVC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। थर्ड क्वेश्चन है, वह समय की कौन सी अवधि होती है जिसमें फर्म अपने भवन प्लांट में परिवर्तन नहीं कर सकती? ए ऑप्शन है अल्पकाल, बी ऑप्शन दीर्घकाल, सी ऑप्शन अति दीर्घकाल, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है अल्पकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य लाभ या नॉर्मल प्रॉफिट उत्पन्न होते हैं जब ए ऑप्शन है AR ग्रेटर देन AC, बी ऑप्शन है AR इक्वल टू AC, सी ऑप्शन है AR लेस देन AC, और डी ऑप्शन है TR ग्रेटर देन TC। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन है बी, AR इक्वल टू AC, अर्थात एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति अल्पकाल में वस्तु की जो कीमत निर्धारित होती है उसे कैसी कीमत कहते हैं? ए ऑप्शन है बाजार कीमत, बी सामान्य कीमत, सी उप सामान्य कीमत, और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ए ऑप्शन होगा बाजार कीमत, क्योंकि अति अल्पकाल समय की वह अवधि है जिसे बाजार अवधि भी कहा जाता है, मार्केट पीरियड। इसीलिए अति अल्पकाल में वस्तु की जो कीमत निर्धारित होती है उसे बाजार कीमत भी कहा जाता है। इसीलिए हमारा सही ऑप्शन ए है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने किए 5 वेरी इम्पोर्टेंट MCQ, और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।